नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशियों के रुक जाने की। दरअसल केंद्र से जो पैसा मध्य प्रदेश को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मिलता है, उसमें से बहुत बड़ा जो एक अमाउंट है वो रोका गया है। और रोके जाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। ऐसे में अब जो पैसा है वो लगभग लैप्स होने की कगार पे है। नए बजट में नया सारा पैसा मिल जाता है, दिखाया जाता है कि इतना आवंटन हुआ, उतना आवंटन हुआ, इतनी सौगातें मिली, लेकिन पैसा जो बजट में दिखाया जाता है उतना मिल नहीं पाता है। और सवाल तब उठता है जब दावे हों डबल इंजन की सरकार के। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धावले जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी, और साथ में है डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, कांग्रेस की सीनियर स्पोक्स पर्सन। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और बात करते हैं अजय जी के पास चल के। अजय जी, एक ऐसी सरकार है, मतलब मैं नगरीय निकाय से ही शुरू करते हैं तो नगरीय निकाय बोलते हैं कि राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही, राज्य सरकार बोल रही है केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल पा रहा। आंकड़े सामने जाहिर हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं। मार्च 31 तक के इस पूरे पैसे को कहीं ना कहीं खर्च हो जाना था, जब मिला ही नहीं तो राज्य सरकार खर्च कैसे करेगी। किसानों को मिलने वाली बहुत सारी राशि इसमें अटकी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम अटके हुए हैं। तो ये एक ही पार्टी की डबल इंजन की सरकार में से एक जो है इंजन पटरी से उतरता क्यों नजर आ रहा है, अजय जी? ये पूरा का पूरा विषय यदि आप समझेंगे तो फंड अलॉटमेंट का जो विषय होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड और प्रोसीजरल होता है। निश्चित रूप से यूपीए की सरकार 2014 तक की थी और 2014 के बाद में मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और केंद्र में भी एनडीए की सरकार रही, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि टैक्स डिवोल्यूशन की बात है, लगभग 2.5% का टैक्स के डिवोल्यूशन में मध्य प्रदेश का शेयर बढ़ा है। 2014 के आसपास जो भारत सरकार का एग्री का बजट था 21,000 करोड़ के आसपास था, जब 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। तो जो राज्य सरकारों को आवंटन होता है निश्चित रूप से उसी प्रोराटा बेसिस पे होता है। अब विषय आ जाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो अलॉटेड बजट है एनुअल ईयर में, जो वित्तीय वर्ष में जो बजट आवंटन हुआ है, उसका 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 कितना राशि मध्य प्रदेश को मिली है। तो राशि मिलने के लिए भारत सरकार जो ऑडिट सिस्टम फॉलो करती है उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएफएमएस कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार को जो जो कार्य योजना है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिन राशि के लिए प्राप्त होता है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट करके आगे की राशि मिलती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की अप्राप्ति की वजह से, क्योंकि ये पीएफएमएस का सिस्टम ये कम्प्लीटली हम इसको कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकली मॉनिटर्ड सिस्टम है, इसके माध्यम से सारा का सारा ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से यदि आपकी राशि खर्च होती है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा होता है, पश्चात अगली किस्त रिलीज होती है। तो ये प्रोसीजरल डिले है, ये कोई जानबूझ के टैक्टिकल किसी सरकार ने किसी सरकार का काम रोकने के लिए किए गए डिले नहीं है। हमने वो दौर भी देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी को दिल्ली में जाके धरना देना पड़ता था, जो राज्य सरकार का हम कहेंगे कि जो हक था वो भी हक तत्कालीन केंद्र सरकार नहीं आवंटित करती। लेकिन चाहे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर ले, योजनाओं के बजट की बात कर ले, चाहे हम अभी किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में लगभग 80 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ की राशि का आवंटन किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए कि हाल ही में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश को देखिए। ऐसे अनेक उदाहरणों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज मूल रूप से विषय कि एक प्रोसीजरल डिले को सरकार ने राशि रोकी है, इस प्रकार से प्रचारित करना कहीं ना कहीं ये भ्रम है। दूसरा, इसमें जो अलोकेशन की बात है कि जैसे मैंने टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर ली थी, केंद्र और राज्य सरकारों का समन्वय ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विकास के आयाम अनेकों राज्यों में स्थापित हुए, मध्य प्रदेश में उसका अछूता नहीं है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे जिस प्रकार से जल संरचनाओं का विकास की बात कर लीजिए, एग्री सेक्टर को बूम करने की बात कर लीजिए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, सारे प्रगति के सेक्टर्स में मध्य प्रदेश ने कहीं ना कहीं प्रगति के निचले सोपान स्थापित किए। यही वह मध्य प्रदेश था जो देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य हुआ करता था। आज यही मध्य प्रदेश है देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, लेकिन आपने सबसे पहले जो लाइन बोली थी वो थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं ध्यान देने पर मजबूर करती है। आपने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड
आपका पहला जो वाक्य था उसमें ये शब्द आए थे। क्लैरिफाई करता हूँ, डॉक्टर यदि मान के शिल्पी चलिए अनुराग जी अग्रवाल की मैं उसमें करता हूं, मैं अजय जी रोकूंगा, वापस आऊंगा मैं आपके पास में। क्या शिल्पी जी, क्या परफॉर्मेंस में भी कहीं कोई थोड़ा बहुत अगर देखें तो ढोलमोल मध्य प्रदेश सरकार का रहा, इस कारण पैसा लटका नजर आता है, या लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको नजर आता है, या फिर तीसरी एक और बात करें वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार को जो राशि आवंटन होना था उसके एवज में मध्य प्रदेश सरकार को भी सीजीएसटी कलेक्शंस और कुछ और कलेक्शंस में परफॉर्म करना था, वहां पर भी दिक्कतें नहीं। क्या लगता है आपको क्यों ये परिस्थितियां नजर आ रही है? क्योंकि अब जो है आप उस कगार पर है जहां पर राशि अब खर्च करें भी तो कैसे अगर मिल जाए तो। डॉक्टर शिंपी। देखिए अनुराग जी, पहली बात तो ये कि डबल या ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है। वर्तमान में तो सारे इंजन ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जब डिलीवरी नहीं हो रही है तो परफॉर्मेंस को आप आंकिएगा कैसे? ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉलर की तुलना में जो भारत का रुपया है वो हिस्टोरिकल लोएस्ट क्लोजिंग वैल्यू को हिट करता है। ऐसे में अगर ये जीडीपी और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बेमाने लगते हैं। जब हम फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं, राजकोषीय अनुशासन की बात करते हैं, तो हम दो एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब भारतीय जनता पार्टी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो बात करने में माहिर है, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावे करते हैं। मुख्यमंत्री जी 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वो बात अलग है कि धरातल पर 3% इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर ये बात नहीं करते हैं, जो स्वास्थ्य को, सुरक्षा को, स्कूल्स को, फार्मिंग को, सबको इंक्लूड करता है। अभी धवले जी कह रहे थे कि हम जीडीपी बढ़ाने वाला राज्य हैं, लेकिन ये लोग जीएसटी पर मौन साध लेते हैं, जबकि नवंबर 25 में मध्य प्रदेश ने 9% की गिरावट रिकॉर्ड करी थी जीएसटी के अंदर। उसके बाद आप देखिए, अगर हम कृषि क्षेत्र की ही बात करें, जो हमारा फसल बीमा योजना है, सीहोर से शिवराज सिंह जी के पास में ये शिकायतें जाती हैं कि किसान प्रीमियम तो भरते हैं, लेकिन अतिवृष्टि के बाद जब वो मुआवजा क्लेम करते हैं तो 1 रुपए और 2 रुपए का इनको फसल बीमा मिलता है। तो ये किस तरह का इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आप हेल्थ सेक्टर में अगर देख लीजिए तो जीडीपी का मात्र 2% हमारे हेल्थ का बजट होता है, जबकि विकासशील देशों में यही बजट 4 से 8% होता है। आयुष्मान कार्ड पर अगर आप बात कर लीजिए तो अभी देखिएगा, कल के यूनियन बजट में आयुष्मान कार्ड को लेके भी बड़े बड़े दावे होंगे, जबकि जो आयुष चिकित्सालय है वो आज तक इस आयुष्मान कार्ड को कवर नहीं करते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की ही बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत, तो आपने देखा है 1 दशक के अंदर अगर देश में लगभग 90,000 स्कूल्स बंद हो चुकी हैं, तो मध्य प्रदेश की ही जो स्कूल बचाओ संघर्ष समिति है वो दावा करती है कि 29,000 स्कूल्स तो मध्य प्रदेश में बंद हो चुकी है। लगभग 65 लाख बच्चे इस देश में शिक्षा को त्याग चुके हैं। मध्य प्रदेश भी उसी स्थिति की ओर जा रहा है, जहां पर शिक्षा का बजट तो बढ़ता है लेकिन बच्चे घट जाते हैं। तो जो पार्टी बच्चों के स्कूली शिक्षा के बजट को ही खा रही है, उस पार्टी पर अगर हम जीडीपी की बात करें, हम जीएसटी की बात करें, तो हम क्या बात करें? और आप देखिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का जब लोगो लॉन्च हुआ था, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही आंकड़े थे। आज ये यूपीए गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था कि जीडीपी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय है वो लगभग 2022 तक 25% होगा। लेकिन आज अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग का श्रेय कितना जा रहा है? 12.8%। राउंड फिगर में भी हम देख लेंगे तो 13% है। तो आप तो यूपीए की मनमोहन सरकार से भी नीचे जा रहे हैं। और अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, अगर आप देखेंगे तो जो रियल जीडीपी है वो कितना है? 7.4%। और इसको भी हम वित्तीय वर्ष 26-27 में 7.2% की ओर जा रहे हैं। और रियल जीडीपी के अलावा अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो ये कितनी है? 8%। यानी आपका जीडीपी डिफ्लेटर कहाँ गायब हो रहा है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंदर मात्र 0.6% का अंतर है। यानी आपने महंगाई को इतना नियंत्रित करके रखा हुआ है। आपकी खाद महंगी है, आपकी दवाई महंगी है, आपके फर्टिलाइजर्स महंगे होते जा रहे हैं, आपके कृषि यंत्र महंगे होते जा रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल जो जीडीपी डिफरेंस है, बिल्कुल जो महंगाई का परसेंटेज है, वो मात्र बिल्कुल 0.6% है। कहां से आंकड़े आप शिल्पी लेके जी, आ रहे हैं इस निश्चित देश रूप के? से सवाल बहुत सारे हैं, और इन्हीं सवालों के दरमियान आपने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की। गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, एक तरफ तो पैसा अटका हुआ है
और ये फिगर छोटा मोटा नहीं है। दूसरी तरफ हम जब भी बात करते हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से, तो वो हमेशा फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो उन सेंसेक्स की बात करते हैं जिनके आधार पे वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो अपनी लिमिट में कर्ज ले रहा है। दूसरी तरफ ये स्थितियां हैं, कितना तार्किक लगता है जब मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री इस तरह की बात करते हैं इन परिस्थितियों में जब केंद्र से ही आपको पैसा नहीं मिल पा रहा आपका। गौरव जी। अनुराग जी, आपने एक बहुत अच्छी बात डिबेट में लाए थे कि जीएसटी कलेक्शन। तो जीएसटी कलेक्शन की स्थिति ये है कि 50 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था और नवंबर तक सिर्फ 22 लाख करोड़ आ पाए थे। 8 माह में 50% टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो पाया था। अब आप समझ लीजिए कि जब इतना अंतर आ रहा है तो केंद्र कहां से पैसा लाकर राज्यों को देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आपने अभी हाल ही में समाचार भी पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से पूर्णता सर्टिफिकेट मांगे, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और पूर्णता सर्टिफिकेट में उन्होंने के साथ साथ उन्होंने जो बचा हुआ पैसा है उसको भी वापस मांगा है। ये केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति है। मध्य प्रदेश को जो टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स सभी जगह से कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार का एक डर है कि विभिन्न सरकारें केंद्र की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का पैसा मिसयूज कर रही, मिस फंडिंग कर रही। मिसयूज करने का मतलब कि किसी योजना का पैसा कहीं और लग रहा है। जैसे बताऊं मैं आपको कि 2023 के बाद जो योजनाओं का पैसा है, डेवलपमेंट का पैसा है, वो लाडली बहना पर खर्च हो रहा है और जिसके कारण बहुत सारे विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि हाल ही में अभी बीबीजी राम जी योजना लाई गई मनरेगा को परिवर्तित करते हुए। मनरेगा में 40-60 का रेशो था कि 40% केंद्र सरकार देगा और 60% राज्य देगा। अब उस योजना को उन्होंने 10-90 पे कर दिया। केंद्र सरकार 10% दे रहा है, राज्य सरकार 90% देगी। तो ये जो आंकड़े की जो बाजीगरी की गई थी, ये बाजीगरी सिर्फ अपने आप को बचाने का एक उपक्रम था। दूसरी बात बता दूं कि जो पूरा हालात बन रहे हैं उसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है कि जीएसटी कलेक्शन हो। जीएसटी कलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे कारण है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं। इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो करेंसी चल रही है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा मूव हो रही है, कैश मार्केट से गायब हो। तो ये 2-3 वजह, और जो इंटरनेशनल हालात बन रहे हैं सिर्फ भारत की बात नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हालात फाइनेंशियल क्राइसिस के बहुत ज्यादा हैं। तो इन सारी चीजों में केंद्र सरकार मजबूरन अपने हाथ खींचने पर मजबूर है। और पिछले कई सालों से जो मिस फंडिंग हो रही, मिसयूज हो रहा फंडिंग का, वो एक सबसे बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार पूरा पैसा नहीं दे पा रही। अजय जी, एक तो जो दावे हो रहे हैं, जिस लेवल पे इंडियन इकोनॉमिक्स की बात होती है, उससे क्या ये अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के समकक्ष जो गौरव जी ने सवाल उठाया? दूसरा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थितियां ही वास्तव में इतनी माकूल नहीं है कि राज्यों को पैसा दिया जाए? और अगर ये भी है कि अच्छी स्थिति है तो क्या राज्यों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? या फिर चौथा सवाल, वो भी जो गौरव जी ने खड़ा किया, जो फ्रीबीज हैं, जिस तरह की योजनाएं हैं, इनको भी दे दो, उनको भी दे दो, ये वोट भी मिल जाएगा, वो वोट भी मिल जाएगा, उसके कारण ये स्थितियां बनी है। अजय जी। देखिए, मैं चारों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पहला, जो जिस प्रकार से शिल्पी जी ने आंकड़े रखे, उन आंकड़ों का भी मैं विस्तृत रूप से आपको उत्तर दूंगा कि 2014 के पहले इस देश में फिस्कल डिफिसिट क्या होता था। आप याद करेंगे, और गौरव जी भी यहाँ बैठे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आंकड़ों से काफी सरोकार रखते हैं। देश में पहली बार ये पहला दशक है कि जो हमारा एनपीए है वो लोवेस्ट है, 2.2%। जब बैंक के बैलेंस शीट डिफॉल्टर की श्रेणी आते थे, बैंक बैड लोन्स क्रिएट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। आज लोवेस्ट एनपीए है जब से आईबीसी आया और आईबीसी के सफल क्रियान्वयन के बाद में। हम बात कर लेते हैं जिस तरह से जीडीपी के रियल पैरामीटर्स क्या होते थे। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी और जीडीपी की वृद्धि, जो ग्रॉस प्रोडक्शन की वृद्धि होती है, वो प्रथम जो अनुमान है वो 7.4 और 7.3 सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज या डेवलप इकोनॉमीज में। भारत ऐसा एकमात्र देश है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, और जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल रिसेशन है कोविड-19 के बाद में, उसमें भारत एक इकलौती ऐसी इकोनॉमी थी
जो सस्टेन की थी, जिसने सर्वाइव किया था, और जो बूम की तरफ है। हम यूपीए की सरकार के समय फ्रेजाइल 5 में हमको टर्मिनोलॉजी दी गई थी कि हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी। आज हम सर्विलेंस 5 में आते हैं। कोई हम नहीं कह रहे, मूडीज से लेके सारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज है, आप मूडीज को उठा लीजिए, वर्ल्ड बैंक को उठा लीजिए, IMF को उठा लीजिए, ये सारी एजेंसीज इस बात को मानती है कि भारत की इकोनॉमी वैश्विक अस्थिरता के बाद भी स्थिर है। रहा प्रश्न जिस प्रकार से अभी गौरव जी ने एक वीबी राम जी को लेकर कहा, वीबी राम जी जब यूपीए सरकार ने यूपीए 1 ने लाई थी, तब से लेके आज तक के, मतलब हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले, 10 लाख करोड़ रुपए का आउटले हुआ है वीबीजी राम मनरेगा में। पहले नरेगा थी, फिर मनरेगा थी, और अभी वीबीजी राम थी। उस पूरे 10 लाख करोड़ के आउटले में मात्र 2 लाख करोड़ का आउटले यूपीए की सरकार ने 2014 तक के दिया, और 8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। तो आप बजट को समझ सकते हैं। जब इनिशियल ईयर में बजट था 33,000 करोड़ रुपए, जब अंतिम बजट इसका आया था 56,000 करोड़ रुपए के आसपास इस योजना को लेके गया था। और अभी जो अनुमान है कि वीबीजी राम जी के बाद में जो केंद्र सरकार का प्रपोर्शन आने वाला है, जो खर्चा है, वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्वांटम ऑफ जंपिंग जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी हुआ। अब शिल्पी जी अच्छी है डॉलर की कीमतों के ऊपर। देखिए, आज पूरा विश्व डी डॉलराइजेशन के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी अपने अपनी करेंसीज में व्यापार करना, जिसको हम कहते हैं कि डॉलर के समृद्धशाली प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी अपनी करेंसीज को मजबूत करना। चाहे रशिया के साथ में हम व्यापार करते हैं, अपनी लोकल करेंसीज के साथ में करते हैं, हम हमारे मिडिल ईस्ट के देशों से व्यापार करते हैं, अपनी करेंसीज के साथ में करते हैं, हम यूरोपियन देशों के साथ में व्यापार करेंगे, करेंसीज के साथ में करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रुपये को, हमारे ये ग्लोबल रिसेशन के दौर में हमारे रुपये की कीमत बढ़े, हमारे रुपये को स्वीकार्यता मिले, उसको मान्यता मिले, जैसे अन्य राष्ट्र करते हैं। क्या चाइना कभी डॉलर में व्यापार करता है? क्या रशिया कभी डॉलर में व्यापार करता है? क्या फ्रांस कभी, जर्मनी कभी? क्योंकि सारे लोगों ने अपने अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने अपने रुपीज, अपनी अपनी करेंसीज को मजबूत करने का काम किया। यदि आज भी कांग्रेस ये समझती है कि हमको डॉलर की तरफ जाना है, तो फिर उनकी जो उदारवादी जो नीतियां रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार का काफी नुकसान हुआ है, उसकी तरफ हमको देखने की आवश्यकता है। मैं वित्त वर्ष 2025 का आंकड़ा देना चाहूंगा कि सेवा निर्यात, जिसको हम सर्विस सेक्टर का भारत सरकार का जो निर्यात का आंकड़ा है, वो $387 बिलियन है। ये हाईएस्ट अमेरिकी क्वांटम यदि इसको करें, तो ये 13% की वृद्धि है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेक इन इंडिया का नारा दिया है, हमारे जो देश में विनिर्माण का जो काम हुआ, ये कहीं ना कहीं आज आंकड़े अश्व मान रहा है। और यदि कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी के बयानों से शिल्पी जी अगर प्रभावित है, तो निश्चित रूप से वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन आज विश्व इस बात को मान रहा है कि भारत ने अपने 140 करोड़ की जनसंख्या को कोविड जैसे एक दुखद कार्यकाल के बाद भी सस्टेनेबिलिटी के साथ में, चाहे रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, उनके पोषण का विषय हो, वो सारा करने के बाद में हम विश्व का इकलौता ऐसा देश है 200 करोड़ वैक्सीन के डोजेस देने के बाद भी हमारी इकोनॉमी बूम कर गई। तो कि निश्चित रूप से कभी ना कभी को भी देखने की आवश्यकता है। अगर आप एक यूनिवर्सल पिक्चर की बात करेंगे, इस बीच में आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर भी सवाल उठा दिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हम बनाएंगे उससे हमें फायदा होगा, ये जरूरी है। लेकिन एक कंफ्यूजन बड़ा नजर आता है भारतीय जनता पार्टी में ही। प्रमोद महाजन से लेकर पीयूष गोयल तक के जब भी आप आओगे, तो कभी कभी आप जिन चीजों का फेवर करते हैं उन्हीं का अपनी बातों को मनवाने के लिए विरोध कर देते हैं, और ये जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं चीजें, ये आर्थिक स्थितियों को बहुत प्रभावित करती हैं। शिंपी जी, अजय जी का कहना यह है कि तमाम विपरीत और विषम परिस्थितियों में देश ने अपने आप को खड़ा रखा है, आर्थिक रूप से मजबूत रखा है। हमारा मूल विषय मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जब इतनी बेहतर स्थिति में हम हैं, तो कुछ योजनाओं को तो हम देख रहे हैं, कुछ योजनाओं के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण की, जो एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है, वो प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी जो रिपोर्ट आती है, वो ये कहती है कि समय पे आपके जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात आती है वो नहीं मिलते। इन तमाम चीजों के कारण भी पैसा अटक जाता है। शिंपी जी, देखिए, पहली बात तो जो डेट इकोनॉमी की बात करते हैं, यूपीए सरकार की बात करते हैं, तो क्राइसिस हमने क्रूड ऑयल क्राइसिस इंदिरा गांधी जी के जमाने में भी देखे हैं, धवले जी, और इन्फ्लेशन हमने मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी देखा है, और तब भी भारत बहुत मजबूती से खड़ा रहा है।
तो मोदी जी कोई बहुत अलग चीज नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़े, और आप जियो पॉलिटिक्स के पीछे भी मत छुपिएगा और मनमोहन सिंह जी के पीछे भी मत छुपिएगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल असर पूरे एशिया पर होना चाहिए, सिर्फ देश के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड वी आर दी मोस्ट पुअर परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया, ये भी आपको पता होगा। अनुराग जी, जो प्रधानमंत्री आवास की आप बात कर रहे हैं, तो ये आपने भी देखा है कि बहुत तरीके की जो घोटाले हैं वो भी इस प्रधानमंत्री आवास के अंदर निकल कर आए, जहां पर 10-10 हजार रुपए जो है वो लोगों से ले लिए जाते थे, और उसके बाद में उनको जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो किस्तें हैं, वो उनको दी जाती थी। आज भी प्रधानमंत्री आवास की अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे तो आप देखिएगा कि पर्दे लगा दिए जाते हैं, एक कमरा उसके अंदर तैयार होता है और बाहर उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और ये स्थिति जो है वो शौचालयों के साथ भी बनी हुई है, और ये स्थिति जो है ये प्रधानमंत्री आवासों के साथ भी बनी हुई है। और धवले जी की अगर हम बात करें, जो ये चौथी अर्थव्यवस्था, मजबूत इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो धवले जी आपको भी पता होगा कि कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि इस देश के जो कॉर्पोरेट्स है ना, वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो आउटबाउंड हो रहा है वो कितना हो रहा है। पहले हमारे यहाँ पर जो लगभग 14 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, अब ये बाहर भारत के जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इन्होंने 24 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये विदेशों में किया ही हमारे देश में नहीं किया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ टॉप 10 बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के पास जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और धवले जी आपको बता दूं, जो टॉप 5 आईटी कंपनीज है इस देश की, आपको पता है उन्होंने पूरे साल में कितने लोगों को हायर किया है? अंग्रेजी समाचार पत्र है उसके मुताबिक मात्र 17 लोगों को हायर किया है। यही कंपनीज जो 17,000 लोगों को हायर कर लेती थी या 1700 लोगों को हायर कर लेती थी, वो इस साल सिर्फ 17 लोगों को हायर करती है। तो अगर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, 7.4% की जीडीपी के साथ बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है हम 2047 में विश्व गुरु बन सकते हैं, या हम 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर सकते हैं? विपक्ष का काम है आपको आईना दिखाना, और हमें 8% प्लस की इकोनॉमी, एक स्टेबल इकोनॉमी चाहिए हर साल, जब हम 2047 के विश्व गुरु के सपने को पूर्ण कर सकते हैं। जबकि स्वयं निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि 25 के बाद जब हम 26 में जाएंगे तो यही जीडीपी 7.4 से 7.2 पर चली जाएगी। तो हम तो डिडक्शन की तरफ जा रहे हैं अजय धवले जी। तो ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि हम इसको एक डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट अ डेड इकोनॉमी। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, लेकिन विपक्ष के सुझावों को भी आपको समझना पड़ेगा। गौरव जी, और अभी चूंकि समय का अभाव है, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, क्योंकि बार बार एक अलग तरीके की कैपिटलिज्म की बात देश में होने लगी है कि कुछ हाथों में देश की इकोनॉमिक चली गई है या देश की पूरी अवस्थाएं चली गई हैं। अब तो ये भी कहा जाने लगा है। एक तो आप इससे कितना सहमत हैं, और एक आम नागरिक की हैसियत से आपको क्या लगता है कि जो परिस्थितियां देश की हैं, जो प्रदेश की हैं, और जिस तरह का सिनेरियो हो रहा है, इसमें क्या आर्थिक रूप से कोई असुरक्षा महसूस होती है, और क्या इसके आगे जैन जी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है? गौरव जी। अनुराग जी, हर सरकार के समय में कुछ ना कोई एक लिमिटेड उद्योगपति होते थे जो आगे बढ़ते थे, और उसके पीछे कई सारी वजह होती थी। चाहे अपन सरकार का समर्थन कह लें या उस समय की पॉलिसीज कह लें, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासन काल में कोई उद्योगपति नहीं पनपे होंगे या भाजपा शासन काल में नहीं पनपे। लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ लिमिटेड अडानी अंबानी को जिस तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो कई बार सवाल खड़े करता है। और जिस तरीके से टेंडर में वो पार्टिसिपेट करते हैं या वो पॉलिसीज जो हमें दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो पर्टिकुलर उनके लिए हिस्से के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रहा हर समय में है कि एक लिमिटेड हाथ में कैपिटलिज्म हमेशा रहेगा, वो चाहे इन सरकार की बात करें या दूसरी सरकार की बात करें। दूसरी बात, जो आज हम चूंकि मध्य प्रदेश पर बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का एक मैं आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश सरकार सरप्लस बजट पेश करती आ रही है। अब आप देखिए कि सरप्लस बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पिछले 8 साल से हम 10,000 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे हैं, जो हर साल 1,500-2,000 करोड़ के मान से बढ़ रहा है। तो ये स्थिति इसलिए है, और वो भी वो पैसा है जो छत्तीसगढ़ पुनर्गठन होने के बाद पेंशन के तौर पर दिया जाना था। जो कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे वो छत्तीसगढ़ चले गए, उनकी पेंशन छत्तीसगढ़ से दी जाती है। तो
जब हम ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियली स्थिति गड़बड़ है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है। आंकड़ों में हम भले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता लें, लेकिन रिपोर्ट बहुत जीरो है, बहुत खराब है, उसे ठीक करने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल गौरव जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ों की बाजीगिरी या फिर जादूगरी से ज्यादा जरूरी है जमीनी हकीकत। जमीनी हकीकत में निश्चित रूप से विकास दिखता है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आर्थिक दूरगामी परिणाम। और यही कारण है कि चिंता का विषय हो जाता है जब सरकार एक ही पार्टी की हो और आपके अपने राज्य का पैसा टक जाए। और यही कारण था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। क्योंकि समय का अभाव है तो हम अपने मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ अजय दवले जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी जुड़ी, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ गौरव जी जुड़े, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।